नमस्कार। जब हम आधुनिक भारत की बात करते हैं तो कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें हम कभी भूल नहीं सकते। आज हम एक ऐसे ही महापुरुष की कहानी को जानेंगे। एक विद्वान, एक समाज सुधारक और हाँ, भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो चलिए उनके उस असाधारण सफर को समझते हैं जिसने भारत की तकदीर को एक नई शक्ल दी। देखिए, हर बड़ी शख्सियत की कहानी की जड़ें उनके शुरुआती दिनों में होती हैं। डॉक्टर अंबेडकर के लिए भी ये जड़ें थीं उनका शुरुआती जीवन और उनकी पढ़ाई लिखाई, जिसने उनके आने वाले हर संघर्ष के लिए एक मजबूत नींव तैयार की। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू छावनी में हुआ था। ज्ञान के लिए उनकी जो प्यास थी वो सच में कमाल की थी। जरा सोचिए, सतारा के एक स्कूल से सफर शुरू करके वो बड़ौदा और कोल्हापुर के शासकों से मिली स्कॉलरशिप के सहारे कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे दुनिया के बेहतरीन संस्थानों तक पहुंच गए। ये सिर्फ डिग्रियां नहीं थीं, ये वो हथियार थे जिन्हें वो आने वाले वक्त में सामाजिक नाइंसाफी की दीवारों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल करने वाले थे। तो सवाल ये उठता है कि इतनी जबरदस्त पढ़ाई लिखाई करने के बाद कोई करता क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे डॉक्टर अंबेडकर ने अपने इस ज्ञान को एक्शन में बदला, समाज और राजनीति के मैदान में। साल 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। मकसद साफ था, दलितों के अंदर सामाजिक और राजनीतिक चेतना जगाना। देखिए स्लाइड पर ये जो पेड़ का चित्र है ना, ये उनकी पूरी स्ट्रैटेजी को कितनी खूबसूरती से समझाता है। चेतना जड़ों की तरह है जिससे संगठन का तना बनता है और फिर उसी संगठन से संघर्ष की ताकत मिलती है। और इसी जागी हुई चेतना का एक बहुत बड़ा सबूत था 1927 का मनुस्मृति दहन दिवस। ये एक ऐसा कदम था जिसने सदियों पुरानी सामाजिक व्यवस्था को सीधी चुनौती दे दी। अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए कलम से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। 1920 में उन्होंने मूक नायक यानी गूंगों का नेता नाम की पत्रिका शुरू की। सोचिए, ये उन लोगों को आवाज देने की एक कितनी बड़ी कोशिश थी जिन्हें सदियों से चुप करा दिया गया था। और फिर यही विचार 1930 में अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास कांग्रेस के साथ एक बड़े संगठनात्मक आंदोलन में बदल गया। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां डॉक्टर अंबेडकर का कद सामाजिक दायरे से बढ़कर राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच जाता है और वो एक राष्ट्र निर्माता के तौर पर सामने आते हैं। लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन हुए, वहां डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों की आवाज को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच दिया। उन्होंने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की जोरदार मांग की। इसका मतलब ये था कि दलित अपने प्रतिनिधि खुद चुने ताकि उनकी आवाज राजनीतिक गलियारों में गुम होकर न रह जाए। और जब इन मांगों पर राजनीतिक मतभेद हुए तो उन्होंने स्वतंत्र श्रमिक दल बनाया और चुनावी राजनीति में उतरकर सिस्टम को अंदर से बदलने का फैसला किया। और फिर वो ऐतिहासिक पल आया जिसने हिंदुस्तान का भविष्य तय कर दिया। 30 अगस्त 1947 को डॉक्टर अंबेडकर को संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन चुना गया। ये सिर्फ एक पद नहीं था, ये करोड़ों हिंदुस्तानियों के भविष्य, उनके हक और उनके सपनों का दस्तावेज तैयार करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। इसी भूमिका में उन्होंने आज़ाद भारत के कानूनी और सामाजिक ढांचे की नींव रखी और बाद में देश के पहले कानून मंत्री के तौर पर उसे लागू करने का भी काम किया। कानून मंत्री के तौर पर उनका सबसे बड़ा और साहसी कदम था हिंदू कोड बिल। ये बिल महिलाओं को संपत्ति, शादी और तलाक में बराबरी का हक देने वाला था। और विडंबना देखिए, इस प्रोग्रेसिव कानून के लिए उन्हें आधुनिक मनु तक कहा गया। लेकिन जब संसद में इस बिल पर मतभेद हुए और इसे टाल दिया गया तो उन्होंने अपने सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं किया। 1951 में उन्होंने नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। ये साबित करता है कि उनके लिए पद से कहीं ज्यादा जरूरी थे महिला अधिकार और सामाजिक न्याय। चलिए अब उनके जीवन के आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम उनकी आध्यात्मिक खोज और उस विरासत को देखेंगे जो वो हम सब के लिए छोड़कर गए। साल 1955 में उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा बनाई और फिर 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने अपने लाखों समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। ये सिर्फ धर्म बदलना नहीं था, ये असल में उस जाति व्यवस्था के खिलाफ उनके जिंदगी भर के संघर्ष का एक दार्शनिक और आध्यात्मिक नतीजा था। डॉक्टर अंबेडकर आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके विचार वो उनकी किताबों में हमेशा जिंदा रहेंगे।
एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जैसी किताब में उन्होंने जाति व्यवस्था पर करारा प्रहार किया, तो वहीं तब बुद्धा एंड हिज धम्मा में उन्होंने एक ऐसे समाज का दर्शन दिया जो तर्क और बराबरी पर आधारित हो। ये किताबें सिर्फ लिखावट नहीं, बल्कि उनके आंदोलन की बौद्धिक मशाल हैं। उनके महापरिनिर्वाण के कई साल बाद 1990 में देश ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। उनकी विरासत को किसी एक दायरे में बांधा नहीं जा सकता। वो एक बेहतरीन अर्थशास्त्री थे, एक महान समाज सुधारक थे और भारतीय संविधान के निर्माता थे। उनका जीवन ही आधुनिक भारत की नींव है। तो डॉक्टर अंबेडकर का जीवन हमें बहुत कुछ सिखाता है। चलिए, जो कुछ हमने अभी जाना उसे कुछ सवालों के जरिए और पक्का करते हैं, ताकि ये जरूरी बातें हमें हमेशा याद रहें। तैयार हैं? पहला सवाल, जरा याद करने की कोशिश कीजिए, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? आपके सामने ऑप्शंस हैं। और दूसरा, थोड़ा सोचने वाला सवाल, डॉक्टर अंबेडकर की वो कौन सी किताब है जिसमें पाकिस्तान के बनने पर उनके विचार मिलते हैं? अब कुछ ऐसे सवाल जो थोड़ी गहरी सोच मांगते हैं। पहला, वो कौन से सिद्धांत थे जिनके लिए डॉक्टर अंबेडकर ने नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा तक दे दिया था? दूसरा, मनुस्मृति दहन दिवस के पीछे का असली और शक्तिशाली संदेश क्या था? और तीसरा, उनकी किताब शूद्र कौन थे किस महान समाज सुधारक को समर्पित थी? इन सवालों पर सोचना ही उनकी विरासत को सही मायने में समझना है। इसी प्रकार की नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़ें और आप सभी का धन्यवाद।